हाय एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जीके क्लासेस। तो ईवीएस की क्लास है। अच्छा, मैं आप सभी से एक चीज़ बोलना चाहूँगी, कभी अगर क्लास नहीं हो पाता है सही समय पर तो मैं आपको टेलीग्राम पे अपडेट दे देती हूँ। जैसे कि कल वाली क्लास ना 4 बजे टेक्निकल इश्यूज की वजह से नहीं हो पाया था, तो मैंने उसको 6 बजे जो है अपलोड कर दिया। बट बहुत से लोग नहीं देख पाए, तो आप प्लीज़ प्लेलिस्ट बनी हुई है ईवीएस की, आप उस पर जाएंगे ना तो आपको 1 2 3 4 ऐसे सारे क्लासेस जो हैं दिख जाएंगे, थंबनेल पर ही दिख जाता है। ठीक है, तो कल वाली क्लास जरूर देखना। आधे लोगों ने ही बस देखा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने उसमें कुछ रीजनिंग के क्वेश्चन जो पूछे गए हैं पिछली बार वो मैंने कराया हुआ है। ओके, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और आप सभी से एक सजेशन चाहिए था। जैसे कि आपको पता है कि ईवीएस में एनसीईआरटी से ही पूरा क्वेश्चंस आता है, आपको पता ही है। तो यहाँ पर मैं सारे ऑनलाइन पेपर आपके सॉल्व करा रही हूँ जो अभी रिसेंटली हुआ है, क्योंकि उससे क्या होता है ना कि प्रैक्टिस तो करना ही है, बट साथ में कंटेंट भी आपको पढ़ना है। अब ये जो ईवीएस का कंटेंट है, आपको पता है कि आपको यूट्यूब पे भी सभी लोग जो है प्रैक्टिस कराते हैं, बट अगर आपको कंटेंट पढ़ना है तो इसके लिए आपको बैच लेना पड़ता है। बट मेरा एक मानना है कि मैं आप सभी को हर एक चीज़ फ्री में प्रोवाइड करूंगी। तो अगर आप चाहते हैं कि ईवीएस का कंटेंट हो गया, सीडीपी का कंटेंट हो गया, हिंदी का हो गया, एवरीथिंग, मतलब हर एक सीटेट का पेपर वन का पूरा कंटेंट अगर आप चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे बताना। तो मैं क्या करूंगी कि पहले आपका ईवीएस का पूरा कंटेंट 4 बजे खत्म कर दूंगी, उसके बाद से हम प्रैक्टिस करेंगे। आपको ये आइडिया कैसा लगता है, आप प्लीज़ मुझे कमेंट जरूर करना, सो दैट मैं पूरा कंटेंट जो है रेडी करके हर दिन आपको पढ़ाती जाऊँ। ठीक है, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि आप एक कंटेंट के लिए किसी का जो है अपने पैसे लगाकर ऐसे कोर्स खरीदो। ये बट फिर भी ये आपके ऊपर है, अगर आपको लगता है कोर्स लेना तो इट्स ऑल अप टू यू। ओके, बस आपसे सजेशन मांगा है। तो चलिए ये देखते हैं क्वेश्चन, और लास्ट में आप मुझे स्कोर बताना। चैनल को सब्सक्राइब करके प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, क्योंकि आप लोग लाइक बहुत कम करते हैं। टेलीग्राम में भी, टेलीग्राम का लिंक मैंने भी दिया हुआ है, कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। देखिए ये क्वेश्चन जो है ना इसी बार पूछा है, और ये आपका कब का है, 3 फरवरी का ये क्वेश्चन ईवीएस का। इसमें यह क्वेश्चन पूछा है कि जो बोलती इमारतें गोलकोंडा किले के विषय में एक वृतांत है। अब ये ईवीएस जिसने पढ़ा होगा कहानी, उसमें उसको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि इसकी कहानी क्या है। यह पाठ विद्यार्थियों को स्मारकों के विस्तृत वर्णन के अलावा किससे परिचय कराता है। अब अगर आपने गोलकोंडा किला जो है एनसीईआरटी में पढ़ा होगा, आप आराम से कर लोगे, अदरवाइज आपको कंफ्यूजन बहुत होगा। देखिए इसमें क्या है ना कि जो बोलती इमारतें हैं गोलकोंडा किले में एक वृतांत है। ठीक है, इंग्लिश वाले भी देख लीजिए, यहाँ पर इंग्लिश हिंदी सब सेम ही रहेगा। तो उसमें विद्यार्थियों को ना स्मारकों के विस्तृत वर्णन किया गया, मतलब एकदम डिस्क्रिप्शन उसका पूरा अच्छे से किया गया है, बट उसके अलावा किससे परिचय कराता है। तो अब ये तो आपको पता है कि इसमें हम बोलती इमारतों, बट इसके अलावा किससे परिचय कराता है, तो वो कराता है तकनीकी, मतलब टेक्निकल अभिकल्पना, जल के उपयोग और पूर्व समय की व्यवस्थाओं। तो याद रखिएगा, ये याद करने वाली चीज है, अगर आपने पढ़ी होगी एनसीईआरटी में तो आपको आराम से याद हो जाएगा। इंग्लिश में भी देख लीजिए, ये क्या है, ये एक टेक्निक है, डिजाइन है, यूजेस ऑफ वाटर है, अरेंजमेंट ऑफ अर्लियर टाइम्स है। ये तीनों नहीं है, इसके अलावा इसका ये वर्णन करता है। ठीक है ना, तो चलिए इसको ध्यान रखिएगा। यहां पर पूछा था स्मारकों के विस्तृत वर्णन के अलावा तकनीकी अभिकल्पना, जल के उपयोग, पूर्व समय की व्यवस्थाओं से परिचय करता है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है। देखिए लिखा है कि ईवीएस का एक पाठ खत्म हो जाए तो, आपने पढ़ा होगा 3 to 4 एनसीईआरटी बुक्स में है ये, कि एक पाठ है कि खत्म हो जाए तो विषय क्या है, यात्रा प्रस्तुत करता है, किंतु यह विषय यातायात तक ही सीमित नहीं है। यस, ऐसा नहीं है कि बस ट्रैफिक के बारे में आप बात करो, बस यहीं तक लिमिट नहीं है, लेकिन इसका एक विस्तृत और अधिक रुचिकर परिप्रेक्ष्य है। और निम्न में से कौन इस परिप्रेक्ष्य का उदाहरण है। मतलब जो यात्रा चैप्टर है उसमें केवल वो यातायात तक ही सीमित नहीं है, और कौन कौन सी चीजें उसमें डिटेल में बताया गया है, ये आपसे पूछ रहा है। तो देखिए क्या होगा इसका आंसर, लोग विभिन्न दूरियों तक जाने में विभिन्न प्रकार के वाहनों का उपयोग करते हैं। ये तो यातायात की ही बात हो गई। विभिन्न वाहनों में भिन्न भिन्न प्रकार के ईंधनों का उपयोग करते हैं। विद्यार्थियों को हमारे देश के विभिन्न शहरों में और विभिन्न वर्षों में पेट्रोल और डीजल जैसे ईंधन की दर ज्ञात करनी है। कुछ वाहन ट्रैक पर दौड़ते हैं, कुछ सड़कों पर, कुछ हवा में उड़ते हैं। देखिए अगर आपने इस चैप्टर को पढ़ा होगा ना, इस चैप्टर को यात्रा वाला है, इसको लाने का मतलब एक ही है कि जो स्टूडेंट है, आप जिसको पढ़ा रहे हो, उन्हें पता चले कि हमारा देश जो है उसके 28 राज्य के अलग अलग शहरों में विभिन्न वर्षों में जो पेट्रोल है और जो डीजल है जैसे ईंधनों की दर ज्ञात करनी है। क्योंकि आपको ये पता है जितना ज्यादा जो है लोग अपना पर्सनल व्हीकल यूज करेंगे, उतना ही ज्यादा पेट्रोल और डीजल की जो है बहुत ज्यादा यूज होगा, और कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली इसकी खपत भी है, क्योंकि आपको पता ही है कि कितने करोड़ों वर्षों लग जाते हैं। ठीक है ना,
तो ऑप्शन नंबर थर्ड इज राइट। तो मेन उद्देश्य क्या है कि हम अपने स्टूडेंट को बता सकें, है कि नहीं। तो ये है तीसरा आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं और प्लीज लाइक जरूर करना। अब ये देखो, ब्लूम क्वेश्चन पूछ लिया था ईवीएस में, ये सीडीपी का चैप्टर है, बट इसमें इस बार क्या हुआ था ना कि सीडीपी के टॉपिक्स ना बहुत सारे आपको ईवीएस, मैथ, हिंदी, इंग्लिश इसमें घुमा घुमा के पूछा है। पहली बार ऐसा हुआ है, नहीं तो हर बार सीडीपी का सीडीपी में पूछता था। ब्लूम आपको पता ही है, ब्लूम की रूपांतरिक वर्गीकी के अनुसार संज्ञानात्मक प्रक्रिया का उच्चतम वर्ग है। आप लोगों ने ब्लूम की थ्योरी पढ़ी होगी तो आपको पता चलेगा कि जब सबसे हाईएस्ट कौन सा है तो वो है सृजन। ऑप्शन नंबर थर्ड इज राइट। ये इनकी जो है थ्योरी में आपको डिटेल में मैं पढ़ा दूंगी, सृजन है, ठीक है, इसको तो याद कर लीजिएगा। तो अकॉर्डिंग टू मॉडिफाई ब्लूम्स टैक्सोनॉमी, हाईएस्ट कैटेगरी ऑफ कॉग्निटिव, कॉग्निटिव जो है ना संज्ञानात्मक, उसकी हाईएस्ट कैटेगरी क्या है तो वो है क्रिएट। अब क्रिएट, सृजन, ये अपने आप में बहुत अच्छा वर्ड होता है। अगर कहीं पर भी किसी भी ऑप्शन में आपको क्रिएट, सृजन मिलेगा तो उससे बेस्ट आंसर आपका नहीं हो सकता। ये टैग वर्ड है, धीरे धीरे मैं आपको टैग वर्ड्स भी पढ़ा दूंगी, आधे क्वेश्चन तो आपके उसी से सॉल्व हो जाएंगे। बस आप सबका सपोर्ट चाहिए, प्लीज वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। देखिए अगला क्वेश्चन ये है कि एक ईवीएस शिक्षक एक विशिष्ट कार्य पर विद्यार्थियों का आकलन करने के लिए उपयोग किए जाने वाले मानदंडों के व्यापक समूह का उपयोग करता है। अब आप टीचर बन गए हो, आपकी क्लास में बहुत सारे बच्चे हैं, आप उन बच्चों का मूल्यांकन, आकलन करना चाहते हो, इवेल्युएट करना चाहते हो, तो इन चारों में से आप कौन सा मेथड यूज करेंगे। सिंपल सा यही क्वेश्चन पूछा है। क्या आप पोर्टफोलियो बनाएंगे, उपाख्यानात्मक रिकॉर्ड, रूब्रिक या संचयी रिकॉर्ड। इंग्लिश वाले भी देख लीजिए एक बार। तो इसमें से आपको मैंने पिछली बार भी सीटेट में पढ़ाया था कि जो ईवीएस का टीचर है यूजेस अ कॉम्प्रिहेंसिव सेट ऑफ क्राइटेरिया यूज टू एक्सेस स्टूडेंट्स ऑन ए स्पेसिफिक टास्क। देखिए आपने बच्चों को कोई टास्क दे दिया, कोई भी काम दे दिया, ठीक है, कि चलो बच्चों ये सारी चीजें मतलब कि तुम इसके बारे में जो भी पॉइंट्स आपने बोला कि ये सारी चीजें लिखो। उसके बाद से आप देखोगे कि अच्छा बच्चे ने जो है बच्चे की राइटिंग तो चलो ठीक है, मान लो आपको 10 नंबर देना है तो आप क्या करोगे, 1 नंबर राइटिंग पे दे दोगे। फिर देखोगे कि कितना मतलब लिखने में एरर हुआ है, त्रुटि हुआ है। अगर ज्यादा हुआ होगा तो आप नंबर काट लेंगे। तो मान लो आपने 2 नंबर दे दिया। जो क्वेश्चन आपने पूछा उसके बारे में बच्चे ने कितने हद तक सही चीजें बताई हैं तो आप उसको 3 नंबर दे दोगे। तो आपने ये सेट करके रखा है कि मुझे कितने में कितना नंबर देना चाहिए। इसे बोलते हैं रूब्रिक्स। और ये पूछा है इस बार, इस अलग अलग तरीके से, फिर भी लोग गलत कर दिए, सब पोर्टफोलियो करके चले आए। मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगी, पोर्टफोलियो हमेशा याद रखना, एक स्टूडेंट की फाइल होती है, उसका नाम होता है, उसका पूरा फुल डिटेल होता है, उसका घर का एड्रेस, मम्मी पापा सब कुछ उसका नाम होता है। पोर्टफोलियो होता है बच्चे के बारे में पूरी जानकारी। एनेक्डोटल रिकॉर्ड कि आप मतलब एनेक्डोटल रिकॉर्ड तो समझ लो एकदम अचानक वाली चीजें हैं कि कोई बच्चा है वो कुछ कर रहा है, अचानक से कोई चीज हो गई और आपको लगा कि ये स्पेसिफिक कोई घटना हुई है, आप उसको नोट कर लेते हो। बट यस, ये आप किसी को बताते नहीं है, ऐसा नहीं कि आप सारे टीचर्स को बता रहे हैं। रूब्रिक्स वही होता है कि आपने क्राइटेरिया सेट कर दिया है कि 10 नंबर मुझे कैसे कैसे देना है। और क्यूमुलेटिव तो ओवरऑल रिकॉर्ड होता है। चारों के बारे में मैंने डिटेल में बता दिया है, हमेशा पूछता है। बस याद रखो रूब्रिक्स एक टीचर हमेशा तय करता है कि 10 नंबर मुझे कैसे देना है बच्चों को, अलग अलग तरीके से, ठीक है। चलिए तो याद रखना रूब्रिक। अगला क्वेश्चन हमारा ये है, देखिए आयशा एक लड़की है, एक कक्षा 5 की ईवीएस शिक्षिका। आयशा एक कक्षा 5 की ईवीएस शिक्षिका, मतलब आयशा जो है कक्षा 5 की ईवीएस शिक्षिका है, अपने विद्यार्थियों से ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों के विभिन्न प्रकार के, ग्रामीण भी शहर भी दोनों, ठीक है, विभिन्न प्रकार के घर, उनमें प्रयोग की गई सामग्री, मतलब घरों के अंदर कौन सी सामग्री प्रयोग हो रही है उसके आधार पर अंतर स्पष्ट करने को कहती है। इस क्रियाकलाप में कौन से कौशलों को प्रोत्साहित किया जा रहा है, ये आपसे पूछा जा रहा है। टीचर ने ऐसा काम दिया कि तुम गांव के, शहर के, घरों के बारे में क्या क्या चीजें यूज हो रही हैं, ये सारी चीजें मतलब बच्चों को बतानी है। तो उनमें प्रयोग की गई सामग्री के प्रयोग के आधार पर अंतर स्पष्ट करने को कहती है कि गांव में और शहर में क्या क्या अंतर है, घरों में और घर के अंदर यूज करने में। तो ये आखिर में इस एक्टिविटी से वो क्या प्रोत्साहित करना चाहती है, ये आपसे पूछ रहा है, ठीक है। तो आपको क्या लग, चलिए पढ़ लेते हैं एक बार। देखिए पहला है कि अवलोकन करना, मापन, वर्गीकरण व निष्कर्ष निकालना। देखो अवलोकन तो चलो ठीक है, लेकिन मापन वर्ड ठीक नहीं है ना, बच्चे मापने थोड़ी गए हैं, तो मापन वर्ड से ये गलत हो जाता है।
उसके बाद से देखिए इसमें वर्गीकरण भी सही था, निष्कर्ष भी, बट ये चरों का नियंत्रण, वहां पे कोई नियंत्रण नहीं किया जा रहा है, बच्चों को फुल छूट मिली हुई है। अवलोकन भी सही है। और एक चीज देखिए, अनुमान लगाना, मापन, अनुमान थोड़ी लगाना है, बच्चे तो खुद जाएंगे ना गांव के घरों में, शहर के घरों में, तो अनुमान थोड़ी लगाया जा रहा है। हाँ, बच्चे जाएंगे, अवलोकन करेंगे घरों का, फिर उसको वर्गीकरण करेंगे कि गांव वाले घर में ये सारी चीजें हैं और शहर वाले घरों में ये सारी चीजें यूज हो रही हैं। उसके बाद से वो निष्कर्ष निकालेंगे, फिर बात करेंगे, संप्रेषण करेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 इज राइट। थोड़ा सा बस ध्यान से अगर आप पढ़ लेंगे ना क्वेश्चन को, तो भी आपका काफी हद तक सही हो जाएगा। चलिए अब ये क्वेश्चन देख लेते हैं। ईवीएस के शिक्षण अधिगम का वह उपागम जो संप्रत्यय और प्रक्रिया उपागम दोनों का उपयोग करता है वह है, देख लीजिए। तो इसमें पूछ रहा है कि जो अप्रोच है ना टीचिंग लर्निंग ऑफ ईवीएस का, दैट यूजेस बोथ कॉन्सेप्चुअल एंड प्रोसेस अप्रोच, मतलब हम उसमें कॉन्सेप्चुअल का भी यूज करते हैं और जो अप्रोच हम लगाते हैं, कोई भी चीज सिखाने के लिए हम कोई ना कोई अप्रोच तो लगाते ही हैं। तो ये क्या है, वही कौन ये उपयोग करता है, वो क्या है, ये पूछ रहा है। तो आपको क्वेश्चन में समझ में आ गया होगा, क्या है वो, कोलैबोरेटिव है, इंटीग्रेटेड है, एक्टिविटी है, लेक्चर। देखिए कहीं पर भी चारों ऑप्शन आए ना, ये जो इंटीग्रेटेड वर्ड होता है काफी हद तक इसके सही होने की संभावना ज्यादा रहती है, क्योंकि इंटीग्रेटेड का मतलब होता है ना समाकलित, आपने सब कुछ एक साथ समेट करके पढ़ाया है। तो ईवीएस तो है ही ऐसा कि ईवीएस के शिक्षण अधिगम में हमारा अप्रोच क्या रहता है, चाहे वो कॉन्सेप्ट हो, चाहे आपका कोई प्रोसेस हो, उन सभी के लिए हमारा रहता है कि हम इंटीग्रेटेड मेथड का यूज करें, सभी विषयों को जोड़ कर पढ़ाएं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर दूसरा हमारा इसमें सही हो जाता है। इंटीग्रेटेड को हिंदी में बोलते हैं समाकलित। चलिए ये क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए इसमें लिखा है कि रमा अपने विद्यार्थियों को बीजों के अंकुरण पाठ के शिक्षण की योजना बनाती है, मतलब अपने विद्यार्थियों को बताती है कि जो बीज है ना छोटे छोटे, उनका अंकुरण, उसके पाठ के शिक्षण की योजना बना रही है। वह विभिन्न बीजों को छूकर अपने बच्चों को उन्हें महसूस कराती, बहुत सारे बीज होंगे, उनको कह रही छूकर इनको महसूस करो, तब वह बीजों को पहचानने एवं उनका नाम बताने को कहती है। अब बोलते कि अब तुम बताओ ये क्या है, इनके नाम क्या है, पहचानो। तो वह शिक्षण की किस विधि का उपयोग कर रही है, क्या वो समस्या समाधान का यूज कर रही है, सहयोगात्मक, प्रदर्शन, व्याख्यान। ये तो बहुत आसान है, बीज रखा है और बोल रही है बच्चों इनको टच करके बताओ इनके नाम क्या है, इनको पहचानो। तो आप तो समझ ही सकते हैं ये प्रदर्शन नहीं तो करके बता रही है। ऑप्शन नंबर तीसरा इसका सही है। तो देखिए प्रदर्शन, डिमॉन्स्ट्रेट, क्योंकि मैं आपके सामने कोई चीज रख दूं तो मैं डिमॉन्स्ट्रेट ही मेथड का तो यूज करूंगी ना। तो ऑप्शन नंबर 3 प्रदर्शन। चलिए अब ये क्वेश्चन कर लेते हैं। टीना एक ईवीएस शिक्षिका, टीना जो है ईवीएस की शिक्षिका है, विद्यार्थियों के आकलन में रिपोर्ट करने के लिए जांच सूची के प्रयोग के लाभ बता रही है। मतलब विद्यार्थियों का आकलन करना है तो उसके लिए रिपोर्ट के लिए क्या करना है, जांच सूची का बता रही है कि जांच सूची के प्रयोग के क्या क्या लाभ हो सकते हैं। निम्न में से टीना का कथन कौन सा है, वो पूछ रहा है। तो चलिए देख लेते हैं टीना का कथन। जांच सूचियों का प्रयोग आसान है, जांच सूचियों के लिए विस्तृत रिकॉर्ड रखने की आवश्यकता है, जांच सूचियां छात्रों की उपलब्धियों का विवरण देती हैं, उच्च कक्षाओं में भेजने के लिए जांच सूचियों की व्याख्या करना आसान है। अब अगर आप एग्जामिनेशन हॉल में इस क्वेश्चन को करोगे ना तो 100% गलत करने के चांसेस रहते हैं, क्योंकि स्ट्रेस, टाइम का प्रेशर बहुत सारा रहता है। और देखो ना सब एकदम सही लग रहा है, एक दो को छोड़ के। इंग्लिश वाले भी आप देख सकते हैं, इंग्लिश में भी सारी चीजें मैं आपको दिखा देती हूं। तो देखिए एक चीज याद रखना, सबसे बेस्ट मेथड क्या होता है ना, मान लो चेकलिस्ट आप कर रहे हो, जांच सूची को चेकलिस्ट बोलते हैं इंग्लिश में। चेकलिस्ट का मतलब कि आपने यहाँ पर कोई चीज लिख दी कि मतलब बच्चों के आकलन में कि बच्चों की राइटिंग के लिए सारी चीजें, फिर उसके बाद से आप चेकलिस्ट में करोगे कि अच्छा ठीक है इसकी राइटिंग सही है तो टिक कर दोगे। फिर लोगों की इसने बहुत सारी गलतियां की हैं, मतलब एरर है हैंड उसमें वर्णमाला में या फिर इंग्लिश में, तो आप उसको क्रॉस कर दोगे, फिर देखोगे अच्छा ये सही है, मतलब यस और नो होता है चेकलिस्ट का मतलब। ठीक है, तो क्या जांच सूचियों का प्रयोग आसान है, बिल्कुल भी नहीं, प्रयोग आसान नहीं है, क्योंकि आकलन में रिपोर्ट करने के लिए वो जांच सूची की बात कर रही है ना कि जांच सूची के लाभ बताओ, हम इसका यूज करते हैं तो इसके क्या लाभ होते हैं, आसान है नहीं। जांच सूची के लिए विस्तृत रिकॉर्ड रखने की बिल्कुल भी नहीं, या ये तो सिंपल से क्लास में हम पढ़ाते समय भी कर सकते हैं, तो विस्तृत रिकॉर्ड की जरूरत नहीं है। जांच सूचियां जो है छात्रों की उपलब्धियों का विवरण देती है, बिल्कुल भी नहीं, यहाँ पर उपलब्धि की विवरण की बात नहीं हो रही है। एक बच्चा जो है कोई पोयम ही सुना रहा है तो उसमें क्या क्या गलतियां हम पहले लिख देते हैं कि ये चीजें हमें चाहिए, जो वो सही बताता है सही करते हैं, जो गलत बताता है क्रॉस कर देते हैं। उच्च कक्षाओं में भेजने के लिए जांच सूचियों की व्याख्या करना आसान है, यस ये सही है। ऑप्शन नंबर 4 हमारा यहाँ पर सही हो जाता है।
एक बार और आप देख लीजिए इंग्लिश में भी। देखिए सिंपल सी बात याद रखना, चेकलिस्ट का यूज जो है हम चेकलिस्ट आर इजी टू इंटरप्रेट फॉर प्रमोशन टू हायर क्लास। मतलब हायर क्लास में भेजने के लिए सारी चीजें जो है आसान होती हैं, बट ऐसा नहीं है कि इसका यूज जो है इट इज इजी टू यूज चेकलिस्ट। छोटे बच्चों पे अगर आप करने लगोगे तो वो आसान नहीं है। तो कहाँ किस में होगा? हायर क्लास में, प्रमोशन टू हायर क्लास। ओके, तो हमेशा ध्यान रखना कि जब भी पूछे जांच सूची के प्रयोग के लाभ बताने में, तो टीना का कौन सा कथन सही होगा? ये वाला। चलिए अब ये क्वेश्चन फिर से देखो, यात्रा वाला क्वेश्चन दोबारा से आ गया। यात्रा का विषय पढ़ाते समय निम्न में से कौन सा उदाहरण संवादात्मक शिक्षण का है? पहला है कि विद्यार्थियों से यात्रा से संबंधित चित्र एकत्र करने के लिए कहना। नहीं, ये तो उतना सही नहीं लग रहा है। संवादात्मक मतलब जहां पर संवाद हो। विद्यार्थियों से आपस में यात्रा पर प्रदर्शन करने के लिए कहना, मतलब आपस में तुम प्रदर्शन करो, डिमॉन्स्ट्रेट करो। यात्रा तथा टिकटों के प्रकार पर शिक्षिका द्वारा डिजिटल प्रस्तुतिकरण दिखाना, या फिर शिक्षिका तथा विद्यार्थी मिलकर सुनते हैं तथा मतलब दोनों टीचर स्टूडेंट दोनों मिलकर सुन रहे हैं तथा यात्रा संबंधी अपने अनुभवों के संदर्भ में प्रतिक्रिया देते हैं। देखिए ऑप्शन नंबर 4 आपका इसलिए सही हो जाएगा कि जहां पर भी ना टीचर स्टूडेंट दोनों आपस में मिलकर कोई काम करते हैं, उससे बेटर कोई भी चीज नहीं होती है। और वो आपस में मिलकर क्या करेंगे? अपने अपने एक्सपीरियंस को उस कॉन्टेक्स्ट में उस पर क्या करेंगे? प्रतिक्रिया देंगे। तो ऑप्शन नंबर 4 इज राइट। देख लीजिए यहां पर भी एग्जाम्पल है डायलॉजिक टीचिंग वाइल टीचिंग द टॉपिक ट्रेवल। तो टीचर एंड स्टूडेंट्स लिसन, सुनते हैं, एंड रिस्पॉन्ड करते हैं टुगेदर रिगार्डिंग देयर एक्सपीरियंस ऑफ ट्रेवल। तो दोनों साथ में मिलकर कर रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है सबसे अच्छा है डायलॉग मेथड में। ओके, ये पेडागोजी है और पेडागोजी थोड़ी सी इस बार की टफ थी कि काफी आपको दिमाग लगाकर इसको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, और काफी लेंदी भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। देखिए इसमें क्या है कि मिली एक 6 वर्षीय बालिका है, अपनी चीजें जैसे कि क्ले डो, किताबें, वर्कशीट, रंग इत्यादि किसी से साथ साझा नहीं करती है। मतलब वो किसी के साथ शेयर ही नहीं करती है अपने ये सारी चीजें। उसकी अध्यापिका को मिली को शामिल करके किसी भी सहयोजक मतलब जो कोलैबोरेटिव होता है एक्टिविटीज का आयोजन करने में समस्या का सामना करना पड़ता है। क्योंकि देखो अगर आप कोलैबोरेटिव काम कर रहे हो तो वहां पर आपको दूसरे से अपनी चीजें शेयर करनी पड़ती हैं, बट ये ऐसा नहीं करती है, इसलिए टीचर को समस्या का सामना करना पड़ता है। तो मिली की अध्यापिका के रूप में आप क्या करेंगे? तो आप बन जाइए मिली के टीचर और आप बताओ आप ऐसे क्या करोगे कि कोई बच्चा अपना शेयर नहीं कर रहा है, उसके दौरान आप क्या करेंगे? आपने क्वेश्चन देख लिया होगा, इंग्लिश का भी आपने देख लिया है, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन के सारे ऑप्शंस हम पहले पढ़ेंगे। ओके, देखिए पहला लिखा है कि मिली को समझाओ कि वह अपनी वस्तुएं दूसरों को साझा करे। जब वो खुद ही कर नहीं रहे तो आप उसको क्यों बार बार समझाएंगे? समझाने से तो बच्चे इरिटेट होते हैं, ये तो करेंगे नहीं। अन्य सभी छात्रों को समझाएं कि वे मिली के स्वतात्मक व्यवहार के साथ समायोजन करें। कि बच्चों को समझा दो कि देखो ये नहीं शेयर करेगी तो चलो ठीक है, मान लो तुम लोग इसके साथ जो है समझ लो कि ये ऐसी ही है, ऐसा ठीक है, तो आप समायोजन करें। तो ये तो गलत हो जाएगा। अभिभावकों को विद्यालय में बुलाकर, ये एकदम गलत होता है कि बच्चे के अंदर कोई दिक्कत आ रही है तो आप उसके पेरेंट्स को तुरंत जो है बुला लें, ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। मिली के व्यवहार के समाजीकरण को बढ़ाने के लिए विभिन्न समूह कार्य का संचालन करेंगे। यस, देखो जब भी ऐसा होता है ना कि कोई भी बच्चा अपना काम जो है या फिर अपनी चीज दूसरों को नहीं देता है, तो हमें ना ज्यादा से ज्यादा ग्रुप जो है एक्टिविटीज करानी चाहिए। क्योंकि ग्रुप एक्टिविटीज में क्या होता है ना, बच्चे एक दूसरे के साथ जो है उनकी हेल्प करते हैं, इमोशंस काफी सारी चीजें जो है इनहेंस होती हैं। ग्रुप एक्टिविटीज बहुत अच्छा काम होता है क्योंकि वहां पर कंपटीशन नहीं होता है, वहां पे ये होता है कि हम कैसे अपना काम अच्छा करें। तो ऑप्शन नंबर 4 इज राइट। चलिए 86 का देख लेते हैं। देखिए इसमें आपको पहले पढ़ना होगा, फिर नीचे ABC से ऐसे मैच कराना है। इस बार ना ऐसे क्वेश्चंस बहुत आए हैं, तो चलो देख लेते हैं, पढ़ते हैं एक करके। लिखा है कि प्राथमिक स्तर पर ईवीएस का कौन सा शिक्षण सामाजिक रचनावादी उपागम का अनुगमन करता है। मतलब कि जो सामाजिक रचनावादी है ना, उसका ईवीएस के प्राथमिक स्तर पर इन चारों में से आपको बताना है कि कौन सा जो है अनुगमन करता है। पहला लिखा है कि कहानी, कविताएं तथा असल जीवन के वर्णनों को पाठ्य पुस्तकों में शामिल करना, जिससे विविध कक्षाओं के अनुसार हो सके। ये तो एकदम सही है, छोटे बच्चे हैं प्राथमिक वाले, हमें तो उनको ज्यादा से ज्यादा कहानी, कविताएं, रियल लाइफ सिचुएशंस पे बेस्ड सारी
सारी चीजें सुनानी चाहिए, पाठ्य पुस्तकों में शामिल करना चाहिए, एकदम सही लिखा है। पाठों को सरल कर दो और मानक भाषा में, मैंने कल भी हमेशा बताती हूँ, ये मानक जो वर्ड होता है ना वो नेगेटिव होता है, कभी सही होता ही नहीं है, तो मानक भाषा सही नहीं है। संदर्भ की समझ को बढ़ाने के लिए स्थानीय भाषा एवं शब्दावली का प्रयोग करें। यस, जो भी संदर्भ, जो भी आप पढ़ाना चाहते हो ना, उसको आप बढ़ाने के लिए क्या करो, स्थानीय भाषा का यूज करो, वहां की शब्दावली का प्रयोग करो, ये एकदम सही है। ईवीएस शिक्षण की गुणवत्ता को सुनिश्चित करने के लिए राज्य स्तर के मानकीकृत, दोबारा से, मतलब ये वर्ड अगर आ गया ना तो आपको तो ज्यादा पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, तुरंत काट दो। ए और सी, और ये टैग वर्ड्स बहुत सारे हैं जिससे आपका क्वेश्चन बहुत आसानी से सही हो जाएगा। तो हमारा ये हो गया, ए और सी हमारा सही है। बस आप सब सपोर्ट करते रहो, बहुत जल्द जो है मैं आप सभी को टैग वर्ड्स वाले भी क्वेश्चंस मतलब बताऊंगी। कुछ टैग वर्ड्स हैं, शायद 40-50 होंगे, आपको बस उसको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए अब ये क्वेश्चन कर लेते हैं। इसमें देखिए, इसमें से आपको बताना ना, इन चारों 5 हैं, देखिए ABCD 5 ऑप्शन है कि कौन सा ईवीएस के शिक्षण के लिए उपयुक्त उपागम नहीं है, अप्रोच कौन सा ईवीएस के लिए नहीं है। बस अब इतने सारे हैं, और नीचे आप देख रहे होंगे कि उल्टा करके दिया है। ये देखिए ऑप्शन में यहाँ पर A, यहाँ पर नहीं, यहाँ पर D है, E है, C है, B है, और A शायद है ही नहीं, 4 ही ऑप्शन है। या फिर इनका शायद इंग्लिश में भी सेम है, ए तो दिया ही नहीं है। चलो ठीक है, हम इसमें अपना ऑप्शंस करने की कोशिश करते हैं। देखिए निम्न में से कौन सा ईवीएस के शिक्षण के लिए उपयुक्त उपागम नहीं है। भूमिका निभाना, सर्वेक्षण करना, क्षेत्र भ्रमण है, शिक्षण निर्देशन है, संवादात्मक शिक्षण है। एक बार इंग्लिश में भी आप देख लो ताकि आपको पता चले कि इसमें से कौन सा जो है एप्रोप्रिएट अप्रोच नहीं है ईवीएस को पढ़ाने के लिए। ईवीएस को पढ़ाने के लिए ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो कौन सा, रोल प्ले, सर्वे तो देखो करना चाहिए। ईवीएस में ज्यादा से ज्यादा हम बच्चों को सर्वे कराते हैं, क्योंकि वो भ्रमण करके देखेंगे तो ज्यादा अच्छे से चीजें सीखेंगे। सर्वे का मतलब होता है कि आप कहीं पर लेकर गए किसी भी जगह पे, और वहां पर आप बता रहे हो बच्चों को कि इसकी क्या क्वालिटीज है, ये सारी चीजें। फील्ड ट्रिप एकदम सही होता है, ईवीएस में तो हम ये कराते ही हैं। इंस्ट्रक्शन थ्रो टीचर, अब आप बताओ इसमें से क्या लग रहा है आपको, क्या एक टीचर जो है बस इंस्ट्रक्ट दे सकता है, निर्देश देगा? ये एकदम गलत है, कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए। डायलॉग, ये तो संवादात्मक शिक्षण है, अभी हम इसकी बात कर रहे थे, ये तो एकदम सही है। रोल प्ले भी एकदम सही है, रोल प्ले के माध्यम से बच्चों को बड़ा मजा आता है, इंटरेस्ट लेते हैं। तो सिंपल सी बात है, डी ये नहीं होगा, ऑप्शन नंबर 1, क्योंकि शिक्षक का काम केवल निर्देश देना नहीं है। ये निर्देश भी अपने आप में एक नेगेटिव वर्ड है। और देखिए यहां पर मेरा डी सही हुआ है, ये देखिए इसमें पूछा था ना कौन सा नहीं है, तो हमारा डी वाला था, तो डी है ना, तो ये वाला आपको पहले पे मत जाना, डी जहां पर लिखा होगा वहां पे टिक करना है। और ऐसे ही क्वेश्चन इस बार पूछ रहे हैं। चलिए अब ये क्वेश्चन कर लेते हैं, काफी लेंदी है। देखिए लिखा है कि सीना जो है दृष्टि बाधित है तथा ईवीएस की कक्षाओं में बहुत रुचि लेती है। आप पहाड़ी क्षेत्रों में विद्यार्थियों को क्षेत्र भ्रमण के लिए ले जा रही हैं तथा सीना इस भ्रमण पर जाना चाहती हैं, आप क्या करेंगे? देखो सीना को दृष्टि बाधित है, मतलब उसको देखने में दिक्कत आ रही है, बट वो ईवीएस में बहुत इंटरेस्ट लेती है। और आपने क्या किया कि पहाड़ी क्षेत्रों में बच्चों को घुमाने के लिए आप लेकर जाना चाहते हैं, और सीना भी इस भ्रमण पर जाना चाहती है, बट सीना को दिखाई तो देता नहीं है। तो आपका क्या होगा, आप समझ लो कि आप एक टीचर हो और ऐसा कंडीशन आपके स्कूल में, आपके क्लास में हो रहा है, ठीक है, उसके अनुसार आप आंसर दीजिएगा। और ये नीचे ध्यान रखना, ऐसे ये सारा बना है तो इस पे भी आपको ध्यान से आंसर देना है। चलिए देख लेते हैं। उसके अभिभावकों से कहें कि उसे मना करें, क्योंकि पहाड़ी क्षेत्र में उसके लिए जोखिम हो सकता है। सच में ऐसा आप करोगे? ऐसा तो कभी नहीं करना चाहिए कि आप मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, कोई भी दिक्कत हो तुरंत हमको पेरेंट्स को इन्वॉल्व नहीं करना है, गलत। उसके अभिभावकों को सलाह दें कि वे उसे जाने की अनुमति दे दें। उसकी सबसे अच्छी मित्र को जिम्मेदारी सौंपें कि वह यात्रा के दौरान उसकी सुरक्षा का ध्यान रखें। 4 से 6 विद्यार्थियों के समूह बनाएं तथा प्रत्येक समूह को यात्रा से संबंधित निर्धारित जिम्मेदारियां सौंपे। अब आपको लगेगा कि पहला तो होगा नहीं, चलो ए नहीं होगा, हम सारे ऑप्शन काट देते हैं। यहां पर भी है, यहां पर भी है, खत्म हो गया। अब बचा है बी और सी तथा डी। इंग्लिश वाले भी देख लीजिए एक बार। तो आपको क्या लगता है इसमें से कौन सा होगा? ए तो बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। तो देखिए इसका राइट आंसर होगा, पहले यहां पर देखिए कि पेरेंट्स को तो हम इन्वॉल्व करेंगे नहीं, गलत हो जाएगा।
उसके अभिभावकों को भी सलाह दो, मतलब आप खुद टीचर होके बोल रहे हो कि आप अपने बच्चों को मत जाने दो, कितनी गलत बात है ये। आप ऐसा करेंगे? कभी नहीं करेंगे ना। उसकी सबसे अच्छी मित्र, यस, देखिए जिन बच्चों को थोड़ी देखने में दिक्कत होती है ना, तो सारे बच्चे उनका सपोर्ट नहीं करते हैं, आप भी जानते हो, बट हाँ कुछ लोग होते हैं जो ऐसे लोगों को बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हैं, उनके अच्छे मित्र होते हैं, तो वो उनका सुरक्षा कर सकते हैं। तो इसलिए आप उनके सबसे अच्छे मित्र को जो है यात्रा के दौरान उनकी जिम्मेदारी दे दीजिए। फिर एक काम करो, 4 से 6 विद्यार्थियों के समूह भी बना दो तथा प्रत्येक समूह को यात्रा से संबंधित निर्धारित जिम्मेदारियां भी सौंप दो कि देखो इस टाइम पे तुमको इसका ध्यान रखना है, ऐसे रखना है। तो ये काफी अच्छी चीज है और वो जा भी सकेगी। तो ऑप्शन नंबर 1, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा पहला। चलिए अब ये क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए इसमें है कि निम्न में से कौन ईवीएस में भावात्मक पक्ष से संबंधित आकलन का संकेतक है। इन चारों में से आपको बताना है भावात्मक इमोशनल चीजें कौन सी इन चारों में से ऐसी चीजें हैं जहां पर जो है एक भावात्मक पक्ष जो है जुड़ा हुआ है। अवलोकन से क्या, कौन सा भावात्मक आपका इमोशन जुड़ा हुआ है। चर्चा करना, प्रयोग नहीं, साथ मिलकर काम करना सीखना। इसीलिए हम ग्रुप एक्टिविटी कराते हैं कि बच्चे जो है ना वहां पर उनका इमोशन भी जुड़ता है। आपने देखा होगा कि साथ में काम करने से काफी स्ट्रांग हो जाती है उनकी मतलब आपस में उनको पता चलता है कि यस हमें दूसरों की सपोर्ट करनी चाहिए। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। देखिए हमारा लास्ट क्वेश्चन है, विच स्किल इज नॉट द चाइल्ड इंप्रूविंग। कौन सा इसमें से बच्चे के लिए कौन सा कौशल जो है इसमें चाइल्ड इंप्रूविंग नहीं है। व्हेन ही और सी आस्क टू मेनी प्रोविंग क्वेश्चंस इन ईवीएस क्लास। जब ईवीएस की क्लास में बहुत सारे जो है कई अन्वेषी प्रश्न पूछते हैं, तो इसमें से कौन सा जो है वो कौशल को बेहतर नहीं कर रहा है। लिसनिंग स्किल्स, डिमॉन्स्ट्रेटिंग, डिस्कसिंग या फिर क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स। तो वो होगा आपका डिमॉन्स्ट्रेटिंग स्किल। ये एक ऐसा कौशल है जो कि अगर जो है चाइल्ड इंप्रूविंग नहीं होगा, अगर वो जो है बहुत सारे क्वेश्चंस पूछें, प्रोविंग क्वेश्चंस, अन्वेषी प्रश्न पूछेंगे, तो डिमॉन्स्ट्रेशन स्किल्स जो है इंप्रूव नहीं, वो बेहतर नहीं होगा। तो इसका है ऑप्शन नंबर दूसरा हमारा सही हो जाता है। और वही चीज़ पूछा है, देखिए ईवीएस की कक्षा में जब कोई बच्चा कई अन्वेषी प्रश्न पूछता है तब वो अपने कौन से कौशल को बेहतर नहीं कर रही है। बहुत सारे क्वेश्चन पूछेंगे तो उनका जो प्रदर्शन कौशल है वो बेहतर नहीं होगा। तो ये था, और ये काफ़ी जो है क्रिटिकल क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं इसको फाइंड करना का उतना आसान नहीं है क्योंकि ऐसा क्वेश्चन डिफरेंट इस बार पूछा है। तो ये थी आज की क्लास। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करके ही जाना, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।